हेलो। हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और आप मध्य प्रदेश से संबंधित भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जल प्रहरी हो गया, अभी एक भर्ती आया है मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती, और भी मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षाएं हैं जहाँ पर हिंदी का सिलेबस है, आप वहाँ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बता दें हम हिंदी कवर कराने वाले हैं। और पहला हमारा क्लास चलने वाला है रस। ठीक है, रस का प्रश्न भी आएगा और वन रक्षक में वही 20 प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, गणित आएगा, साइंस आएगा, जीके आएगा, हिंदी अंग्रेजी आएगा, तो 5 सब्जेक्ट आएगा। यही पैटर्न आपका वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जल प्रहरी, सहायक जल अधीक्षक, ये इनमें सब में है। अभी जो भर्ती आया है अस्पताल सहायक, उसमें भी यही पैटर्न है, तो वहाँ पर भी रस हमारे पास याद रखें, रस को लेकर क्लास लगाना है। तो हम पहले रस पढ़ा रहे हैं, आप अभी तक नए हैं तो आप चैनल को विजिट करें और देखिएगा। अगर आप मध्य प्रदेश से तैयारी बेहतर करना है तो लगातार बने रहें। पहला पॉइंट आता है रस क्या है। तो रस क्या है अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुनिएगा। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, खुशी। क्या? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद या खुशी। अब देखिएगा, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछता है, आपने रस पढ़ा होगा, रस के प्रकार पढ़ेंगे, हम पूरा सिस्टमेटिक पहले रस को समझेंगे, रस के प्रकार समझेंगे, उन प्रकारों की परिभाषा समझेंगे, उदाहरण समझेंगे, इसके बाद रस के प्रकार समझेंगे और रस से संबंधित कुछ नोट होगा उनको पढ़ेंगे। तो पहला क्लास है रस का परिभाषा, उसके प्रकार समझने वाले। तो जिस शब्द से हमें आनंद या की अनुभूति हो उसे हम रस कहेंगे। तो काव्य को पढ़ने या सुनने से आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ बात करें पाठक या श्रोता। पाठक का मतलब होता है पढ़ने वाला, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ और आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता कहलाएंगे। पाठक हो या श्रोता हो कि हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभावादी से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। और ये पॉइंट और याद रखिएगा, रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा जाता है। याद रखिएगा, अच्छी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी जो फैक्ट है बहुत शानदार ज़बरदस्त है। कंटेंट क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा। ठीक है, ये मत सोचना कि छोटे छोटे भर्तियों के लिए है, हम डाटा शानदार कवर करा रहे हैं, चिंता की बात नहीं है। चलिए, तो रस को भाई काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। अगर आपको पूछे तो बता दीजिएगा। अब बात आती है यहाँ पर रस के प्रकार, सॉरी रस के अंग। तो भाई रस के अंग या अवयव कितने होते हैं ये पूछ ले तो याद रखिएगा, रस के अवयव या अंग की बात करें तो 4 होते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए, कितने होंगे? 4। अब 4 तो होते हैं, अब कौन कौन से होते हैं ये 4 याद रखिएगा। वो है पहला अंग का नाम क्या है? स्थायी भाव, नेक्स्ट विभाव, नेक्स्ट अनुभाव, और चौथा है संचारी भाव या अब व्याभिचारी भाव। तो चौथा नंबर संचारी भाव है या व्याभिचारी भाव, तो इन्हें अच्छे से याद कर लें, कंठस्थ कर लें। अगर यहाँ से प्रश्न पूछे तो आप बननी चाहिए। तो रस की परिभाषा बताए, रस को क्या कहा जाता है हमने ये बताया। रस के अंग कौन कौन से होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। तो हम सिस्टमेटिक एक के बाद एक अंग समझेंगे, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो क्लास नोट्स का, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, फ्री को टेलीग्राम चैनल फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। स्थायी भाव की बात करें तो आप देख पाएंगे स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, ये आपके अंग हैं। स्थायी भाव का मतलब क्या होता है? तो स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। ठीक है, तो स्थायी भाव को हम और क्या कह सकते हैं? प्रधान भाव, मुख्य भाव। ठीक है, तो प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। काव्य या नाटक की बात करें में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है। याद रखना, ये प्रधान होता है। स्थायी भाव मतलब जो स्थायी है, कोई नाटक हो चाहे काव्य हो, जो शुरुआत से लगा के अंतिम तक वो क्या रहेगा? स्थायी रहेगा, इसलिए क्या बोलते हैं? स्थायी भाव। ठीक है,
स्थायी भावों की कुल संख्या 9 मानी जाती है, ये भी याद रखें। स्थायी भावों की संख्या मुख्यतः 9 मानी जाती है। स्थायी भाव ही रस का आधार है, तो जितने स्थायी भाव होंगे उतने ही रस होते हैं, याद रखें। मुख्यतः 9 मानते हैं और 9 स्थायी भाव हैं, प्रधान भाव हैं, तो 9 ही रस होंगे मुख्यतः। फिर आगे, एक रस के मूल रूप में एक स्थायी भाव रहता है, तो एक रस है तो एक स्थायी भाव रहेगा, तो जितने रस होंगे उतने स्थायी भाव होंगे, ठीक है। हाँ, और एतवाओ रसों की कुल संख्या भी 9 है, जिन्हें 9 रस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? 9 रस, ठीक है, याद रखिए क्या बोलते हैं? 9 रस। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक समझें। मध्य प्रदेश के समस्त भर्ती परीक्षाओं में हिंदी का सिलेबस जुड़ा होता है, ठीक है, जैसे पुलिस कांस्टेबल को छोड़ के, तो आप वहाँ तैयारी कर रहे हैं तो बात अलग है, बाकी आपको पढ़नी चाहिए जहाँ आप मध्य प्रदेश के हिंदी सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं। तो नवरस कहा जाता है, मूलतः नवरस ही मानी जाती हैं, अभी बताया मैंने। बाद के आचार्यों ने 2 और भावों, तो भाई प्रधान भाव या मूलतः 9 भाव हैं स्थायी भाव, तो रसों की संख्या भी 9 मानी गई है, इस कारण से इन्हें 9 रस कहा जाता है। लेकिन कुछ आचार्यों ने 2 और जोड़ दिया, इन्हें भी याद रखिएगा। वात्सल्य व भगवद विषयक रति, 100% याद रखिएगा। टोटल मुख्यतः कितने हैं और कौन कौन से जोड़े गए हैं, तो हो गए 11 को स्थायी भाव की मान्यता दी गई है। इस प्रकार स्थायी भावों की कुल संख्या अब 11 तक पहुंच जाती है। तदनुरूप रसों की संख्या भी 11 पहुंच जाएगी। जितने स्थायी भाव होंगे, प्रधान भाव होंगे, उतने ही रस होंगे। अब हमने पहले आपको बताया कि भाई रस का अंग होता है स्थायी भाव, तो स्थायी भाव पहले 9 थे, अब 11 हो गए, तो जितने स्थायी भाव हैं उतने रस भी होंगे। मुख्यतः 9 रस माना जाता है। अभी हम आपको अगली क्लास में बताएंगे कौन कौन से 9 रस हैं, पहले आप बेसिक समझिएगा। अब ये हो गया आपका पहला अंग, अब आएगा विभाव। दूसरा, तो विभाव का परिभाषा सुनिएगा। विभाव स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को ही विभाव कहते हैं। तो स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को ही विभाव कहा जाता है। और विभाव 2 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखें। स्थायी भाव कितने प्रकार को गए? मुख्यतः 9 और 11, तो रसों की संख्या भी 9 मुख्यतः और 11। तो उसी प्रकार से विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। याद रखिएगा, शानदार कंटेंट चल रहा है। तो विभावों की संख्या 2 होती है। अब प्रत्येक विभाव को समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। आलंबन विभाव की बात करें, किसकी? आलंबन, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं। क्या हमने बोला? जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? आलंबन विभाव, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? आलंबन विभाव। जैसे नायक नायिका, आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है आलंबन विभाव, ये भी 2 प्रकार का होता है। तो देख रहे हो, ये कौन है? आश्रयालंबन, विषयालंबन। ध्यान सुनिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। विभाव 2 प्रकार का होता है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। तो लेकिन जो आलंबन विभाव है ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आश्रयालंबन और विषयालंबन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आलंबन विभाव का मतलब होता है सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं। जिसका सहारा पाकर जो स्थायी भाव जागते हैं हम बोलते हैं आलंबन विभाव, जो 2 प्रकार के होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। अब इनको समझ लेते हैं। अब देखो, जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन, ठीक है, और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जागे विषयालंबन कहलाता है। तो भैया, जिसके मन में भाव जागे आश्रयालंबन, जिसके कारण जागे विषयालंबन। तो आलंबन 2 प्रकार का होता है,
जिसके सहारे स्थायी भाव जागे, आलम्बन। आलम्बन दो प्रकार का, आश्रय आलम्बन, विषय आलम्बन। जिसके मन में जागे, आश्रय आलम्बन, जिसके कारण जागे, विषय आलम्बन। रिपीट करके बताना का मेरा मकसद यह है कि आप दिमाग में बैठ जाए। नेक्स्ट उदाहरण की बात करें, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है, रति मतलब प्रेम, ठीक है। तो हमने उदाहरण बताया आपको, यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जागता है, तो जिसके मन में भाव जागेगा वो आश्रय आलम्बन, और जिसके कारण जाग रहा है वो कहलाएगा विषय आलम्बन। तो ये राम क्या है, आश्रय आलम्बन, जिसके मन में जाग रहा है। सीता क्या है, कारण, जिसके कारण भाव जाग रहा है वो कहलाएगा विषय आलम्बन। ये हुई ना बात, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अब आप देख पाएंगे विभाव का पहला हो गया आलम्बन, दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो आलम्बन के भी दो प्रकार को होता है, आश्रय आलम्बन, विषय आलम्बन। चलिएगा, तो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर, कोई वस्तु आपने देखा या कोई परिस्थिति आपने देखा, देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, जागने लगता है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे आपने चांदनी रात देखा आपने, तो आपके मन में देखकर भाव आया ना, कोकिल कूजन, एकांत स्थल, परिस्थिति है रमणीक उद्यान, देखकर आपको। नेक्स्ट, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, यादि देखकर आपके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, स्थायी भाव, उन्हें बोलते हैं उद्दीपन विभाव। कोई वस्तु या कोई परिस्थिति, वस्तु या परिस्थिति को देखकर आपके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए तो उसे उद्दीपन विभाव कहा जाता है। जैसे हम बताए चांदनी, एकांत स्थल हो गया, ये आपके हो गए दूसरा हिस्सा। अब तीसरा अंक का नाम क्या है, अनुभाव, है ना। तीसरा अंक का नाम है अनुभाव। तो अनुभाव मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। मतलब क्या है, मनोगत भाव, मन के अंदर जो भाव होता है उसको व्यक्त करने वाले जो शरीर के विकार होते उन्हें अनुभाव कहते हैं। और अनुभावों की संख्या 8 मानी जाती है। अच्छे से सबकी संख्या सब कुछ सही तरीके से पढ़ें तो रस आपको दिक्कत नहीं करेगा। अभी रस का सिर्फ हम बेसिक समझ रहे हैं, रस के प्रकार समझेंगे, उदाहरण समझेंगे, उनसे संबंधित कुछ विशेष अपडेट्स समझेंगे तो आप पूरा रस निपटा दोगे। 1-2 क्लास में, मेरे ख्याल से 3 क्लास में हमारा रस निपट जाएगा। तो मनोगत, मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, तो मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर के विकार अनुभाव कहलाते हैं और इनकी संख्या 8 मानी जाती है। पहला, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरता जिसे रंगहीनता कहते हैं। नेक्स्ट आश्रु मतलब रोना। नेक्स्ट प्रलय, इसे बोलते हैं संज्ञाहीनता या निश्चेष्टता। ठीक है, तो ये आपके 8 के 8 थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये शरीर विकार कहलाते हैं, शरीर विकार हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, संचारी भाव या व्याभिचारी भाव। तो अधिकांश संचारी भाव का प्रयोग होता है, तो आप दोनों याद रखिएगा, संचारी भाव या बोले व्याभिचारी भाव। तो मन में संचरण करने वाले, जैसे मन में कुछ होता है, कुछ देखकर कुछ विचार आ जाता है, तो मन में आने जाने वाले, तो मन में संचरण करने वाले या आने जाने वाले भावों को संचारी या व्याभिचारी भाव कहते हैं। तो वैसे तो आप लाइन से समझ ही पा रहे होंगे। ठीक है, मन में आने जाने वाले विचारों, भावों को ही हम संचारी भाव या व्याभिचारी भाव कहते हैं। और अगर इनकी संख्या पूछा जाए तो आप 33 बोलेंगे। टोटल इनकी संख्या संचारी भावों की 33 है और ये बेसिक क्लास है। अब आपको 33 के 33 दिखा देते हैं कौन कौन है। चलिए, आप देख पाएंगे हर्ष, नेक्स्ट विषाद, नेक्स्ट त्रास, इसे हम भय, व्यग्रता कहते हैं।
नेक्स्ट लज्जा, इसे ब्रीडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट ग्लानि, नेक्स्ट चिंता, अगला शंका, अगला असूया, दूसरे के लिए उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता। नेक्स्ट अमर्ष, विरोधी का अपकार करने की क्षमता से उत्पन्न दुख, उसे क्या बोलते अमर्ष। मोह, गर्व, उत्सुकता, अगला उग्रता, नेक्स्ट चंपलता, नेक्स्ट दीनता, नेक्स्ट जड़ता, नेक्स्ट आवेग, नेक्स्ट निर्वेद। अपने को कोसना या धिक्कारना को निर्वेद कहते हैं। इनका अर्थ भी याद रखिएगा, अर्थ भी काम का। अगर आप कुछ निर्वेद का मतलब क्या होता है याद रखिएगा, अपने को कोसना या धिक्कारना। धृति, इच्छाओं की पूर्ति या चित्त की चंचलता का भाव। नेक्स्ट हमारे पास है मति, नेक्स्ट विबोध, विबोध को बोलते हैं चैतन्य लाभ। वितर्क, नेक्स्ट श्रम, अगला आलस्य, अगला निंद्रा, अगला स्वप्न, अगला स्मृति, नेक्स्ट मंद, नेक्स्ट उन्माद। अगला है अवहिथा, मतलब होता है हर्ष या आदि भावों को छुपाना। अगर आप खुशी के भावों को छुपा रहे हैं तो उसे बोलते हैं अवहिथा। नेक्स्ट है 31 नंबर का अपस्मार, मतलब मूर्छा, मतलब आप समझ पा रहे होंगे बेहोश। नेक्स्ट व्याधि, रोग मतलब होता है। नेक्स्ट 33 मरण। ये ऐसे विचार हैं जो मन में आते जाते रहते हैं। तो इन 33 विचारों, ध्यान रखिएगा, संचारी भावों की संख्या या व्याभिचारों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 33 होते हैं। तो 33 के 33 तो आध होगा नहीं, थोड़ा सा दिमाग में बना के रखना, थोड़ा बहुत आध हो ही जाएगा भाई, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। चलिएगा, एक मिनट रुकिएगा।